नमस्कार दोस्तों। GS 360 डिग्री बाई MCQ प्रोग्राम के तहत आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन को देखने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मेट MCQ होगा। और हम लोग इसमें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर तो जानेंगे ही, साथ में अन्य दिए गए विकल्पों का उचित व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। मई 1498 में पहुंचा था और कालीकट वर्तमान राज्य के केरल में पड़ता है। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत वहां का स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा किया गया था और वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट पहुंचा था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियां व्यापार के बहाने आईं। अगर इनके कर्म की बात करें तो पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। भारत के साथ व्यापार के लिए नए मार्ग यानी समुद्री मार्ग के खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने लिस्बन से अपना यात्रा शुरू की और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है तथा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्री तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 को पहुंचा। अगला सवाल देखते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जमोरिन। मई 1498 को प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट, जो कि केरल में पड़ता है, के तट पर पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। किंतु वहां बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत के साथ अरबों का व्यापार मध्यकाल से ही चल रहा था। अगला सवाल देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 में कोचीन में और जबकि दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में स्थापित किया। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था? तो पीटर मुंडा जो था पुर्तगाल देश से नहीं था, बल्कि वो ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कोचीन में बनाया था। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा और 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। अगला सवाल देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। हुगली में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंट थोमे में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। अगला सवाल देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिंसूरा में डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। डचों ने
बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली 1627 में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालाशोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 ईस्वी में बंगाल के चिंसूरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावोस नामक किले का निर्माण कराया। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने भारत के पूर्वी तट और गंगा घाटी के निचले प्रदेश में भी अपना कुछ फैक्ट्रियां स्थापित की थी। इनमें सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, कोचीन, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम प्रमुख थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने किया था 1613 ईस्वी में स्थापित। अगला सवाल देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड के शासक उस समय एलिजाबेथ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 में इसको पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा मिला था, जो 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था। बाद में इसका एक्सटेंशन किया जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर एक किलाबंद कोठी बनवाई। इसी किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में गवर्नर कलायू ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की और इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तथा बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 16 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। अगला सवाल देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए कहता है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यह कथन सही है। ऑप्शन बी कहता है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। और सी कहता है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में तीनों कथन सही है, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, ये तो था ही। पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये भी था। अंग्रेजों की नाविक शक्ति मजबूत, ये भी थी। और डी ऑप्शन जो है मुगलों एवं अंग्रेजों के परस्पर संबंध, यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरोध में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारण में पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उनके घटते संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। अगला सवाल देखते हैं, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार करना, भूभाग पर अधिकार करना नहीं था। वर्ष 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक मैग्ना कार्टा प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि
व्यापार था, ट्रेड बट नो लैंड। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कुछ शर्तों के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। तो इलाहाबाद और ग्वालियर में औद्योगिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वह राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता हुआ करता था। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी। तो राजकुमार सूजा ने किया था, क्योंकि राजकुमार सूजा बंगाल का सूबेदार हुआ करता था और इसके साथ एक दरबारी चिकित्सक था जिसका नाम ग्रेवियन बांटन था। एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी को प्राप्त हुआ। इसके अनुसार 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 के में चुंगी अदा करने की छूट दी गई। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों को। अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिक थे। उन्होंने बंगाल में अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वे 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बिना किसी अतिरिक्त चुंगी के बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति मिल गई। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया। अगला सवाल देखते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली ना हो सके, इसका प्रमुख कारण वहां अंग्रेज की फौज नौसेना का शक्तिशाली होना था। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बना। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था और उस कंपनी का नाम कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई और यह कंपनी 1668 में भारत में व्यापार के लिए आई थी। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में। तो लुई 14वां के शासनकाल में। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कोलबर्ट को इसका संस्थापक माना जाता है। कोलबर्ट लुई 14वां के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के विस्तार ने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगीं और आपस में ही उलझ गईं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति यूरोप में एला सापेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी, से समाप्त हुई। अगला सवाल देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। तो अभी हमने देखा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया और ये 3 बार हुआ था, इसीलिए इसको कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक्स-ला सापेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी, के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति थी, ये तो सही है।
और अंग्रेज को मद्रास पुनः मिल गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही होगा। यूरोप में एक्सला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्ति के समय किया गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेज को और अमेरिका के लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। अगला सवाल देखते हैं। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था और ये किनके किनके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय अकबर का शासन चल रहा था। भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू होता है और 1605 में खत्म होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ब्रिटेन में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और एक को स्टेटमेंट और कारण कॉज के रूप में देखना है हम लोगों को कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, और कारण कह रहा है इसका कि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थीं। एकदम सही है। संरचनात्मक कमजोरी होने के कारण ही फ्रांसीसी जो थे वो भारत में असफल रहे और ब्रिटिशर्स जो थे वो विजयी हो गए। तो इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनका सही क्रम आपको बताना है। तो पहले आ जाएंगे पुर्तगाली, फिर आ जाएंगे डच, तो 4 और 2, तो ऑप्शन बी में है, यही करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप भेजे जाने वाले जो माल थे जिनको संग्रहित किया जाता था उन्हीं को सुरक्षा देने के लिए यह दुर्गीकृत फैक्ट्रीज बनाई जाती थी। कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है का चयन करना है और हमको सही उत्तर बताना है। पहला कथन कहता है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, ये कथन सही है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। 2 नंबर कहता है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो बंगाल और असम में। अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। यह कूट दिया हुआ है नीचे, इनमें से चुनना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुई थी और इस युद्ध की समाप्ति एक्सला-शापेल की संधि से हुई थी। तो ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था और यह एक अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक हुआ था और पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी इसमें। अगले सवाल को देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, मद्रास और दूसरी तरफ दिया हुआ है यूरोपीय कंपनियां। आपको इसमें मैच करना है। तो पांडिचेरी में फ्रेंच का फैक्ट्री था या अधिकार था, गोवा में पुर्तगीज का। तो ए का 2 आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और मद्रास पर डच का
और एक बच गया ट्रांकोबार, तो डेनिस और डेन हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।